हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। ये कहानी है हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मर्सनरी की, जो कि जब तक बैटलफील्ड में खड़ा रहा तब तक वर्ल्ड के टॉप मर्सनरी लिस्ट के रैंक 1 पे राजा की तरह बना रहा। कितने सारे मर्सनरी आए हो गए लेकिन वो अपने रैंक से नहीं हटा। लेकिन आज वही मर्सनरी एक यो टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा है। उसके अपनों ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया है कि उसको बैटलफील्ड से नफरत हो गया है और इसी वजह से सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए वो एक हाई स्कूलर की लाइफ जीना चाहता है। जैसे कोयले के बीच में हीरा चमकता है, क्या वैसे ही आम बच्चों के बीच में हमारा मर्सनरी छुप पाएगा क्या? या फिर अपने कुछ नए दोस्तों को गैंग से बचाने के लिए अपनी रियलिटी उसको सामने लेके आनी होगी, या फिर से बनना पड़ेगा नंबर 1 मर्सनरी ऑफ ऑल टाइम डीमन लू फैन। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लुओ फैंग को, जो कि एक योयो टैक्सी ड्राइवर है और किसी पैसेंजर के ना मिलने की वजह से वो डिसअपॉइंट होकर अपने घर लौट रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि बिना परमिशन के ही अंदर आके बैठ जाती है। चिढ़ते हुए लुओ फैंग बोल रहा होता है, लड़की क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है क्या? अगर तुम्हें मरने का शौक है तो कहीं और जाके मरो ना, बेकार है मेरी कार के क्यों कूद रही हो? लेकिन तभी वो लड़की लुओ फैंग के गले के ऊपर चाकू रखते हुए बोलती है, मैं अभी ये सब कुछ नहीं सुन सकती, फटाफट से मेरे को जोंग लोटन लेके चलो। लुओ फैंग बोल रहा होता है, अरे सिस्टर तुम तो बुरा मान गई, तुम बस सीट बेल्ट लगाओ, मैं तुम्हें 2 मिनट पहुंचा देता हूँ। अभी वो लोग जॉन रूटन जा ही रहे होते हैं, तभी वो लड़की बोलती है, तुम मेरे को अपना फोन दो। लुओ फैंग बोल रहा होता है, ब्यूटी मेरे से ड्राइवर का तुम्हें फोन लेके क्या ही मिलेगा? मेरा फोन तो इतना बेकार है कि अगर तुम इसको बेचने के लिए जाओगे ना तो तुम्हें भिखारी समझकर तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। शर्माते हुए लड़की बोल रही होती है, फालतू बातें करना बंद करो, मेरे को सिर्फ बस तुम्हारा फोन चाहिए, मैं उसको चुरा ही रही। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसी वजह से मेरे को फोन चाहिए कॉल करने के लिए। फिर वो लड़की पुलिस को कॉल करते हुए बोलती है, मेरा नाम है लू मई, मैं जिजिंग मिडिल स्कूल की क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। मेरी दोस्त विवी को किडनैप करके जोंग रूटन की पुरानी फैक्ट्री में रखा गया है, प्लीज आप उसको बचाने के लिए आ जाइए, मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। लुओ फैंग बोल रहा होता है, अगर यही रीजन था तो तूने मेरी कार को हाईजैक क्यों करा? तुम मेरे को साफ साफ बोल भी तो सकती थी ना, तुम्हें पता है डर के मारे मैं अपने पैंट में सुसु करने वाला था। लू मई बोल रही होती है, अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है ना, तो एक काम करना, कल तुम मेरे स्कूल आ जाना, मैं तुम्हें पे कर दूंगी। अभी मेरी दोस्त किडनैप है, इसी वजह से मेरा जोंग रूटन जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुओ फैंग बोल रहा होता है, हाँ जिंदगी बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इस काम में हम बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते और तुम ऐसी ब्यूटीफुल लड़की की हेल्प करना ना मेरे लिए ऑनर की बात है। फिर अपनी कार को तेज स्पीड में खींचते हुए लुओ फैंग लू मई को जोंग रूटन लेके आ गया होता है। उतरते ही जो लू मई होते हैं वोमिट करना स्टार्ट कर देती है। लुओ फैंग बोल रहा होता है, तुम खुद को संभाल तो लोगी ना, पर लू मई उसकी बात को ना सुनते हुए जाने लगती है और बोलती है, कल तुम स्कूल आके ना मेरे से पेमेंट ले लेना। लू मई को जाते हुए देख के लुओ फैंग सोच रहा होता है, इस लड़की के अंदर हिम्मत तो है, अपने किडनैप दोस्त को बचाने के लिए अकेले ही निकल गई। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये हिम्मत वाली बात नहीं है बल्कि बेवकूफी वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो लू मई होते हैं वीरान फैक्ट्री में आ गई होती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में उसको विवी मिल जाती है। लू मई बोल रही होती है, फाइनली विवी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा के लेके चलूंगी। लेकिन इससे पहले कि लू मई विवी को खोल पाती वहाँ पे गुंडे आते हैं। किडनैपर्स का बॉस बोल रहा होता है, मछली जाल में फंस गई, मानना पड़ेगा ये लोग सिर्फ कहने के लिए दोस्त है, लेकिन इनमें प्यार न बहनों की तरह है। अब जबकि तुम यहाँ पे आ चुकी हो, लड़की तुम्हारे यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लू मई शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, क्या ये ट्रैप था और मैं इसमें फंस चुकी हूँ? सारे किडनैपर्स को घेरते हुए बोल रहे होते हैं, तुम ना बिल्कुल ही मत घबराओ, हम तुम्हें ना अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग लू मई के ऊपर अटैक कर पाते, गेट के ऊपर नॉक होता है। चिढ़ते हुए बॉस बोल रहा होता है, आखिर ये कौन आ गया फिर से दिक्कतें खड़ी करने के लिए? हम देखते ये और कोई नहीं बल्कि हमारा लुओ फैंग होता है। लुओ फैंग बोल रहा होता है, मैं कोई दिक्कत नहीं बल्कि मैं हूँ योयो टैक्सी ड्राइवर लुओ फैंग। मेरी प्यारी पैसेंजर मेरी टैक्सी के अंदर अपना कुछ सामान भूल गई थी और इसको वापस करना एक अच्छे ड्राइवर के तौर पे मेरी जिम्मेदारी बनती है। लुओ फैंग को वहाँ पे देख के लुओ मई भी काफी ज्यादा शोर आती है। लुओ मई बोल रही होती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस चले जाओ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए? किडनैपर बॉस बोल रहा होता है, लगता है ये बंदा ना यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया है, इसे जरा दिखाओ तो कि आखिर जो हीरो बनने के लिए आता है उसके साथ में क्या होता है। तभी ये किडनैपर अपने बैट से लुओ फैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो लुओ फैंग गायब हो गया होता है। बॉस के ऊपर बैठा हुआ लुओ फैंग बोल रहा होता है कि तुम कहाँ हवा में बैट चला रहे हो। फिर वो एक शानदार सी फ्लिप मारते हुए फिर से अटैक को डॉज कर लेता है। लुओ फैंग बोल रहा होता है, मेरे को खुद को फाइट किए हुए इतने दिन हो गए हैं, इस अकड़ी हुई बॉडी के साथ में ही ना मैं तुम्हारे अटैक को डॉज कर पा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किडनैपर का काम छोड़ दो, जाके हाथ में बंदी लगा के ना घर पे बैठ जाओ। तभी चिढ़ते हुए गुंडा बोल रहा होता है, आखिर तू कौन सी गैंग से है, आखिर तेरे क्या मोटिव्स है हमारे मैटर में इंटरफेयर करने के? लुओ फैंग बोल रहा होता है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक योयो टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरा इकलौता मोटिव है 5 स्टार रिव्यू पाना, जो कि हम मेरे पैसेंजर पक्का मुझे देने वाले हैं। लुओ फैंग को ऐसे बिहेव करते हुए देख के लू मई बोल रही होती है, बंदा ना बहुत ही अजीब है,
अपने सामने इतने सारे बंदों को देखते हुए भी आखिर ये बंदा इतना चिल कैसे रह सकता है। तभी जो किडनैपर बॉस होता है वो अपने लोगों को बोलता है, जाके इस बंदे को बताओ ना कि आखिर तुम लोग कितने खतरनाक हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है, आओ आओ मेरे को भी देखना है कि आखिर तुम लोग कितने खतरनाक हो। फिर नीचे उतरते हुए लुओ फेंग एक टकले को हेडबोर्ड मारते उसको नीचे पटक देता है और आगे बढ़ते हुए सभी को 2 मिनट में ही हरा देता है। लुओ फेंग को ऐसे फाइट करते हुए देखे किडनैपर बॉस की भी आंखें बाहर आ गई होती है। फेंग बोल रहा होता है, मेरा काम तो हो गया, तुम्हें से अब कोई भी लड़ने के काबिल नहीं है, तो बॉस अब तेरी बारी है। लुओ में ही बोल रही होती है, ड्राइवर कितना इम्प्रेसिव है ना, आखिर ये ड्राइवर का काम क्यों करता है। तभी वो जो बॉस होता है वो लू मे को गन पॉइंट पे ले लेता है। बॉस बोल रहा होता है, अगर तुम अपनी जगह से हिला ना तो मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा, चाहे तुम्हारी नाइफ कितनी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन एक बुलेट से फास्ट तो नहीं हो सकती ना। लुओ फेंग बोल रहा होता है, तो तुम मेरे को चैलेंज कर रहे हो। सच कहो तो आज तक मैं कोई भी चैलेंज नहीं हारा और मेरे को चैलेंज करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तभी ट्रिगर को दबाते हुए गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है, तुम्हारा एरोगेंस नहीं लड़की की जान लेगी। लेकिन लुओ फेंग अपने नाइफ को फेंकते हुए उसके हाथ के आर पार कर देता है। चिल्लाते हुए बॉस बोल रहा होता है, ये बंदा तो बहुत ही डेंजरस है। वहीं लुओ फेंग बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि मैं आज तक कोई भी शर्त नहीं हारा, देखो ये वाली शर्त भी जीत गया। फिर वो पास में पड़ी हुई किस्टी को किक करते हुए बॉस को नॉक कर देता है। लुओ मेई को दिख रहा होता है कि लुओ फेंग कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक लेजेंडरी वॉरियर है जो कि हेवन से आया है सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जब वो अपनी आंख खोल के देखती है तो लुओ फेंग उसके सामने स्टिक लेकर खड़ा होता है। मेई सोच रही होती है, इस बंदे की वजह से मैंने हेलोजिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले कि हमारा लुओ फेंग अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर पाता उसके हाथों में कोई हथकड़ी लगा देता है। हम देखते हैं बहुत सारे स्पेशल स्क्वाड के बंदे आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, जितने भी होस्टेज है उन सभी को रेस्क्यू करो और जो भी सस्पेक्ट दिखे उसको अरेस्ट कर लो। तभी वहाँ पे विवी के मॉम डैड भी आ जाते हैं। विवी के डैड बोल रहे होते हैं, मेरी बच्ची आगे तुम कहाँ पे हो। विवी बोल रही होती है, मॉम डैड मैं यहाँ पे हूँ। उन लोगों को गले मिलते हुए देख के लुओ फेंग बोल रहा होता है, तुम लोग मेरे बारे में कैसे भूल सकते हो, कभी खुशी कभी गम की तरह तुम लोग की फैमिली तो मिल गई, लेकिन इन पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया है। ऑफिसर मेरी बात सुने, मैं पे कोई विलन नहीं हूँ बल्कि मैं तो हीरो हूँ जिसने कि अपने जान पे खेल के लड़कियों को बचाया है। ऑफिसर बोल रहा होता है, ये केस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद में तुम बेकसूर निकलोगे तो साथ में छोड़ दिया जाएगा। तभी वहाँ पे स्क्वाड का कैप्टन आते हुए बोल रहा होता है, इसको अरेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे इंटरोगेशन करूंगा। जाते हुए बाकी सारे स्क्वाड के बंदे बोल रहे होते, आज तो ये बंदा गया, हमारे कैप्टन पूरी सिटी के सबसे खतरनाक कैप्टन है। ये इतने खतरनाक है ना कि सिर्फ ये सुनने के बाद में कि ये इंटरोगेट करने वाले हैं बड़े बड़े क्रिमिनल्स अपने पैन में सुसु कर देते हैं। कंट्री का टॉप क्रिमिनल विलन के सामने 3 मिनट तक टिक नहीं पाया था, तो ऐसे में बचा तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाएगा। पर सभी के वहाँ जाने के बाद में कैप्टन हमारे लुओ फेंग को सिगरेट ऑफर करता है। खुश होते हुए कैप्टन बोल रहा होता है, चीफ आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। लुओ फेंग बोल रहा होता है, कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग पाने के लिए आया था। फिर अपने हथकड़े को तोड़ते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नॉर्मली पुलिस कभी भी क्राइम सीन पे टाइमली नहीं पहुँचती, पर तुम्हें टाइम पे आता हुआ देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। कैप्टन बोल रहा होता है, चीफ ये सब कुछ तो आप ही ने सिखाया है, मैं तो बस आपके नक्शे कदमों पर चल रहा हूँ। तभी वहाँ जाते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है, अब मैं कोई चीफ नहीं, आर्मी से रिटायर होने के बाद में अब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो अब से तुम मेरे को चीफ मत कहना। आगे हम देखते रात हो गई होती है और लुओ फेंग अपने घर पे आ गया होता है। एक तस्वीर को उठाते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जो प्रॉमिस किया था ना उसके अंदर आज पहला कदम बढ़ा दिया है। जिजिंग हाई स्कूल के अंदर मैंने एडमिशन पा लिया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब अपने प्रॉमिस को पक्का से पूरा करूंगा। आगे हमें अगले दिन जिजिंग हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर बोल रहे होते हैं, क्लास 7 के बच्चों में बात ध्यान सुनो, आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, तो सभी उसका जैसे वेलकम करना। ठीक है, नए स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मेरा नाम है लुओ फेंग, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ ही बताना जरूरी नहीं समझता, मेरा नाम जानना ही तुम सभी के लिए ऑनर की बात है। खुश होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है, बंदा कितना हैंडसम है, काश ये लड़का हमारा दोस्त बन जाए। वैसे भी हमारे क्लास में सारे के सारे गंदे दिखने वाले लड़के ही पढ़ते हैं, फाइनली कोई तो हैंडसम आया। वही साइड में बैठा एक लड़का बोल रहा होता है, तुम लोग ना बहुत ही बेकार लड़कियां हो, ये एवरेज ही तो दिखता है, आखिर तुमने इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। वीवी और लू में बोल रहे होते हैं, तो वही ड्राइवर है ना, ये हमारा नया क्लासमेट है। पीछे बैठे दो पुलिस बोल रहे होते हैं, लड़का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहा, इसे तो हम डबल प्रोटेक्शन फीस लेंगे। फिर लुओ फेंग को गिराने के लिए वो बंदा अपने पाँव को आगे कर देता है। बुली सोच रहा होता है, जब तुम सभी के सामने गिरोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने शो ऑफ करके कितनी बड़ी गलती करी। लेकिन हमारा लुओ फेंग उस बुली के पाँव के ऊपर पाँव रखते हुए आगे बढ़ जाता है। रोते हुए वो बुली बोल रहा होता है, इस कमीने ने मेरा पाँव तोड़ दिया। लुओ फेंग का डेस्कमेट बोल रहा होता है, ब्रदर तुम तो बहुत ही डेयरिंग हो, तुमने आने के साथ ही कियान को उनको प्रोवोक कर दिया। लुओ फेंग बोल रहा होता है, क्यों क्या वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है क्या। लुओ फेंग का डेस्कमेट बोल रहा होता है, नहीं पर वो तियानमेन गैंग का ना एक हिस्सा है जो कि इस एरिया के एक बहुत ही पावरफुल गैंग है और कियांग पूरे स्कूल में सभी लोगों से प्रोटेक्शन फीस वसूलता है।
साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा बुली भी है, तो कोई भी इसको प्रोवोक करने की ना हिम्मत नहीं करता। खुश होते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या प्रोटेक्शन फीस, फिर तो ये बहुत ही पैसे वाला होगा। डेस्मेट बोल रहा होता है हाँ इसके पास पैसे तो होंगे ही। क्लास के खत्म होने के बाद में हमारा लुओ फेंग अपने स्टाइल में डैसे बैठा होता है, तभी वो पुलिस लुओ फेंग के पास में आते हुए बोलते हैं नए लड़के, लगता है कि तुझे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। सबसे पहली चीज स्कूल में सिर्फ और सिर्फ कुल हम बन सकते हैं और कोई नहीं, और अगर तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से रहना है ना तो प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। तो चलो फटाफट से 2000 युआन डेस्क के ऊपर रखो, वरना तुम्हारा टाइम यहाँ पे अच्छा नहीं बीतेगा। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, नया स्टूडेंट तो गया, अब उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। तभी लुओ फेंग का डेस्क में 10 बोल रहा होता है तुम लोग ना झूठ बोल रहे हो, हमारी प्रोटेक्शन फीस तो सिर्फ और सिर्फ 1000 युआन है, तुम लोग इससे एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो। 10 के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए वो बुली बोल रहा होता है इसने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखा था, 1000 युआन तो प्रोटेक्शन फीस और 1000 युआन में मेडिकल फीस। और टैंक तेरे अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई, तू हमारे बीच में बोल रहा है, लगता है कि तेरी पिटाई किए हुए ना काफी टाइम बीत चुका है। तभी बीच में आते हुए बीवी बोल रही होती है तुम लोग ना बहुत ही बुरे हो, अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बराबरी के लोगों से भिड़ो ना। बुली बोल रहा होता है जैंग फैमिली की प्रिंसेस आज किसी के लिए बोल रही है, वैसे आप मेरे को नहीं रोक सकती, आपके डैड के पास में भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे तियानमेन गैंग को रोक दे। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जैंग बीवी भी किसी के लिए बोल रही है, भले ही यहाँ पे कियानकुन कुछ भी क्यों ना बोल ले, लेकिन तियानमेन गैंग जैंग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। लुओ चैन बोल रहा होता है तुम लोग इतने यंग हो फिर भी तुम लोग गैंग्स के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम लोगों को नॉलेज के पावर के बारे में पता होता ना तो तुम लोग कभी भी ऐसे काम नहीं करते। मेरे को तो खुद को जियांग यूनिवर्सिटी में जाके ग्रेजुएट होना है, इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की पावर के ऊपर रिलाई करता हूँ। हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या नॉलेज की पावर, क्या बकवास कर रहे हो, एंड में जो हमारी हेल्प करती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों की पावर होती है, नॉलेज की पावर कुछ भी नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो लोग लुओ चैन के ऊपर अटैक करते, लुओ चैन अपने बुक को बंद करते उन लोगों के मुंह के ऊपर मार देता है। लुओ चैन बोल रहा होता है अब तुम टेस्ट करोगे नॉलेज की पावर को। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये इस तरीके के नॉलेज की पावर के बारे में बात कर रहा था, इस नए बंदे में तो बहुत ही हिम्मत है, ये तियानमेन गैंग से भिड़ गया। लुओ फेंग बोल रहा होता है देखो मुझे पता है कि तुम लोग कुत्ते की तरह दौड़ते अपने बॉस के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि मैंने तुम लोगों को मारा है, जब तुम उसको बताओ ना कि मैंने तुम लोगों को कुत्ते की तरह मारा है तो उसे ये बता देना कि उसे जितनी भी प्रोटेक्शन फीस क्लास से वसूल करी है ना मेरे को सारी की सारी चाहिए, अगर मेरे को एक भी पैसा कम है तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग को पीटूंगा और सबसे ज्यादा पीटूंगा तुम दोनों को। घबराते हुए दोनों बंदे बोल रहे होते हम जाके ये काम कर देंगे। सारे क्लास के बंदे बोल रहे होते ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, जिस नए बंदे को बुली करने के लिए ये लोग आगे बढ़े थे ना उसी बंदे से लोग बुली हो गए। दोनों लड़कियां भी बोल रही होती आखिर हम लोग किसी की तरफ से बोल रहे थे, हम लोग को नहीं लगता कि लुओ फेंग को ना बिल्कुल भी हम लोग की हेल्प की जरूरत थी। तभी क्लास के अंदर टीचर आते हुए बोलते आगे तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। जाते हुए पुलिस बोल रहे होते लड़के तुम बच गए। टीचर बोल रही होती है मैंने सुना है कि यहाँ पे नया स्टूडेंट आया है, इसी वजह से मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, मेरा नाम है मिस जून लियानमैन और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश प्रिपरेशन। लुओ फेंग सोच रहा होता है इंग्लिश तो बहुत ही बोरिंग होते, तो मैं एक काम करता थोड़ी देर के लिए झपकी मार लेता हूँ। वहीं बाकी सारे बंदों की इंग्लिश का नाम सुनते ही फट गई होती है, क्योंकि चाइनीज लोगों के लिए इंग्लिश काला अक्षर भैंस बराबर है। सभी बच्चों ने अपना अपना सर नीचे कर लिया होता है कि अगर वो टीचर की तरफ नहीं देखेंगे ना तो वो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगी। वही हमारे लुओ फेंग के खराटों की आवाज ने पूरी क्लास में शोर मचा दिया होता है। मिस जून बोल रही होती है नया स्टूडेंट मेरे क्लास में सो रहा है, फिर वो चिढ़ते हुए लुओ फेंग के पास में आ जाती है और अपनी बुक से हिट करके उसको लगाने का ट्राई करने लगती है, पर लुओ फेंग सोते सोते उनके हिट को डॉज कर लेता है। फिर लगातार मिस जून लुओ फेंग को हिट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनका एक भी हिट लुओ फेंग को नहीं लगता। विवी और मे भी बोल रहे होते हैं कि कमाल का लड़का है, इसके रिफ्लेक्सेस तो सोते सोते भी काम करते हैं। जब मिस जून लुओ फेंग को किक करने का ट्राई करती है तभी उनका पैर चेहरे से लग जाता है और हमारा जो लुओ फेंग होता है उसकी आंख भी खुल जाती है। लुओ फेंग बोल रहा होता है टीचर क्या आपको लग कैसे गई, आपको संभाल के चलना चाहिए था ना। टीचर बोल रही होती है आखिर तुम क्लास में सो क्यों रहे थे। सारे बच्चे खुश होते हुए बोल रहे होते अब तो ये नया बच्चा गया, अगर इस बच्चे ने मिस जून को इंग्लिश आंसर नहीं कराना तो वो पूरे 3 घंटे तक इसको लेक्चर देंगी। तभी लुओ फेंग परफेक्ट इंग्लिश में बोलता है कि सॉरी मैम मैं कल रात तक काफी देर तक पढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से सो गया था। मिस जून भी उसको इंग्लिश में बोलती है खिड़की से बाहर जाके खड़े हो जाओ। लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस आखिर आप क्या कहना चाहती हो, क्या मैं खिड़की से बाहर जाके खड़ा हो जाऊँ या फिर आप मेरे को ये कहना चाहती हो कि मैं क्लास के बाहर जाके खिड़की के पास में खड़ा हो जाऊँ। चिढ़ते हुए मिस जून बोल रही होती है मेरी गलती निकलेगा। फिर हमारी मिस जून कंटिन्यूसली गलत इंग्लिश बोलती रहती है और हमारा लोचन उनको बार बार करेक्ट कर रहा होता है। 5 मिनट बाद में मिस जून भी हार मान लेती है और वो उसको सोने से मना करके चली जाती है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते ये तो क्या कमाल का लड़का है, इसने आज पुलिस को भी सबक सिखाया और मिस जून को भी। पूरी स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मिस जून से जीत पाया होगा, लेकिन इसने ये करके दिखा दिया। वहीं लुओ फेंग सोच रहा होता है मिलिट्री के मिशन करने के लिए मैं सालों तक ना आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ,
तो ऐसे में इंग्लिश में बात करना मेरे लिए बिल्कुल ही बच्चों का खेल है। अभी मिस जून वहाँ जा ही रही होती है, तभी बुली मिस जून से बोलता है, मिस जून आखिर आपने उस बंदे को सबक क्यों नहीं सिखाया? क्लास में सोने के बाद भी आप उस बंदे को माफ करोगे? मिस जून चिढ़ते हुए बोल रही होती है, तुम्हें ज्यादा पंचायती आ रही है। एक काम करो, तुम जाओ जाके बाहर विंडो के पास में खड़े हो जाओ, छुट्टी तक वहाँ से हिलना मत। बाहर खड़े खड़े बुली सोच रहा होता है, मेरी क्या गलती थी, मेरे को क्यों तोड़ा। आगे हम देखते हैं छुट्टी हो गई होती है और तियानमेन गैंग के बंदे स्कूल आ गए होते हैं। टैंग लूफेंग को वार्न करता है कि गैंग के बंदे आ चुके हैं, हम लोग को भागना चाहिए। तभी लुओफेंग बोल रहा होता है, आने दो उन लोगों को भी, आज ना उन लोगों को भी मेरे हाथ से मार खाने की बारी है। तभी गैंग के बंदे आते हुए टैंग का कॉलर पकड़ लेते हैं। गैंग का बॉस बोल रहा होता है, तुम ही हो ना लड़के लुओफेंग जो कि मेरे तियानमेन के लोगों को बुली कर रहे थे। हंसते हुए लुओफेंग बोल रहा होता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमको बॉस बनाया किसने? तुम तो पूरी तरीके से बड़े भी नहीं हुए, तुम तो सिर्फ और सिर्फ 4 फुट के बंदे हो। बॉस बोल रहा होता है, अपने मौत को सामने देख के भी तुम कितना फुदक रहे हो ना। लुओफेंग बोल रहा होता है, देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, टैंग को जाने दो, उसका इस मर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं था, अगर मर्द हो ना तो मुझसे भिड़ो। तभी वो बुली बोल रहा होता है, नहीं आजकल टैंक भी ना बहुत ही फुदक फुदक के बोल रहा है, हम इसको भी नहीं छोड़ने वाले। बॉस बोल रहा होता है, यहाँ पे तुम बॉस नहीं हो जो कि डिसाइड करेगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं, मैं आज यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। तभी उस बॉस को कॉलर से पकड़ते हुए लुओफेंग बोल रहा होता है, 4 फुटिए चल अभी कभी माफी मांग और जो प्रोटेक्शन फीस थी ना उसको बाहर निकाल, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। लुओफेंग ने उस बॉस को इतना जोर से पकड़ा होता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता। वहीं बॉस के सारे बंदे सोच रहे होते हैं, हमारे बॉस इतने कमाल के हैं कि वो ऐसी कंडीशन में बिना सॉरी नहीं बोल रहे। लुओफेंग बोल रहा होता है, टैंग मैंने सुना है कि इन कुत्तों ने तुम्हें बहुत ही बुली किया है, चलो आज तुम्हारे पास में मौका है इन कुत्तों को सबक सिखाने का। तभी टैंग बोलते है, क्या मैं इनको मारूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। लुओफेंग बोल रहा होता है, तो फिर क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ बेत होने की हिम्मत है? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैन की डिग्निटी नहीं है? याद करो इन लोगों ने तुम्हें कितना परेशान किया है, क्या वो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इनके ऊपर हाथ उठा सको? फिर टैंग को याद आता है कि कैसे तियानमेन गैंग ने उसकी जिंदगी खराब करी है। तभी अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए टैंग भी बॉस वांग को पीटना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसने अपने पैंट के अंदर सुसुता कर दी होती है। टैंग बोल रहा होता है, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग था, आज मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। लुओफेंग बोल रहा होता है, तुम सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे बॉस को मैं नहीं मारा, इसको मारने वाला हमारा हीरो टैंग है। तो अब तुम लोगों को कभी भी रिवेंज लेने का मन करे ना तो टैंग से आके रिवेंज ले लेना, मेरे पास में आने की कोई भी जरूरत नहीं। सारे बंदे सोच रहे होते हैं बंदा कितना शेमलेस है ना। तभी लुओफेंग बोल रहा होता है, छोटू तूने जितनी भी प्रोटेक्शन फीस कलेक्ट करी है ना वो सभी का सभी अभी कभी निकाल, वरना मैं तेरे को खिड़की के बाहर फेंक दूंगा। वहीं बॉस वांग को मार खाता हुआ देखने के लिए पूरी की पूरी स्कूल इकट्ठा हुई होती है। प्रोटेक्शन फीस लेने के बाद में लुओफेंग बोल रहा होता है, इसने जितने भी लोगों से प्रोटेक्शन फीस ली है ना उन सभी को उनकी फीस वापस कर दो। बॉस वांग बोल रहा होता है, मैंने फीस दे दिया ना, अब मेरे को यहाँ जाने दो। लेकिन तभी उसको खींचते हुए लुओफेंग बोल रहा होता है, मैंने तेरे को इतना परेशान किया है, तू पक्का मेरे से रिवेंज लेगा, अगर मेरे को खुद को मुझे बचाना है ना तो मेरे को हमेशा हमेशा के लिए तुझे खत्म करना होगा। ये बोलते वो टैंक को छत से फेंक देता है। लुओफेंग बोल रहा होता है, उम्मीद करता हूँ कि तेरे को हेल्प मिले। वहीं ये सब कुछ देखने के बाद में यहाँ पे सारे बच्चों ने भागना स्टार्ट कर दिया होता है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, नए स्टूडेंट ने ना बॉस वांग को मार डाला। वहीं टैंग भी बोल रहा होता है, लुओफेंग वो बंदा मर गया होगा, अब जबकि इस पूरे मैटर में मैं भी तुम्हारे साथ में था तो मैं भी इस मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लुओफेंग बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो घटिया लोग होते हैं ना उनकी जिंदगी बहुत ही लंबी होती है, ये छोटू इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। फिर जब टैंग ऊपर से देखता है तो उसे पता चलता है कि लुओफेंग ने बॉस वांग को कचरे के डब्बे में फेंका है। टैंग सोच रहा होता है, सच में मेरे सामने जो ये बंदा खड़ा है ना ये प्योर डेविल है, इतना खतरनाक इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर जैसे ही लुओफेंग स्कूल से बाहर आता है उसके पास में 2 बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं, हमारे बॉस तुम्हारा कार में वेट कर रहे हैं। कार में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लुओफेंग बोल रहा होता है, आपको कौन नहीं जानता, आप हो झेंग बीवी के फादर झेंग हेटियान, इस जन के सबसे पावरफुल और फेमस बिजनेसमैन। मैंने आपकी बेटी को बचाई, इसी वजह से आप मेरे को रिवॉर्ड देने के लिए आए हो ना। देखो मेरे अंदर बिल्कुल भी लालच नाम की चीज नहीं है, अगर आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स भी दोगे ना तो भी मैं ले लूंगा। तभी बीवी के फादर बोल रहे होते, मैं यहाँ पे ना इन चीजों के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, मेरे को जानना है कि तूने मेरी बेटी के स्कूल में एडमिशन क्यों लिया, क्या तुम ये सब कुछ क्लोज जाने के लिए कर रहे हो? तुम्हारा उसको बचाने के लिए उसके सेम स्कूल उसके सेम क्लास में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लुओफेंग बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ तो ये कोइंसिडेंस ही है, वैसे मेरे दिमाग में तो नहीं था, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरे को सनी लो बना सकते हो, आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ बिलियन के एसेट्स दे देना, इतने में मैं आपकी बेटी का ख्याल रख लूंगा। हेटियांग बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लुओफेंग बोल रहा होता है, बस इतना है कि आप एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन हो और आपके पास में बेकार से थोड़ी सोचने के लिए टाइम है, मेरे को ना आपकी बेटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं।
तो इसी वजह से आप टेंशन फ्री हो सकते हो। अभी हेटिंग कुछ बोल ही रहा होता है तभी लुओ फेंग उसको किक मारते उसको बाहर फेंक देता है और हम देखते अगले ही पल वो इस कार में बैठे होते ना उस कार को आके एक ट्रक उड़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दौड़ते हुए सारे बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं बॉस अब ठीक तो हो ना। लुओ फेंग बोल रहा होता है ट्रक में कोई भी नहीं था और किसी ने डायरेक्टली इस ट्रक को ना हम लोग की तरफ भेजा है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि ये सब कुछ ना मैंने ही प्लान करवाया है। इसका शक भी आप मेरे ऊपर कर सकते हो कि मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ। हेटियान बोल रहा होता है नहीं ये सब कुछ तुमने नहीं करा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ इस चीज के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था। जिसने भी अभी मेरे को मरवाने का ट्राई किया है ना वो पक्का से मेरी बेटी की किडनैपिंग से रिलेटेड है। लुओ फेंग मुझे माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा। लुओ फेंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा आदमी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरे बारे में बैठ के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने से बेहतर है कि जाओ जाके इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तब तक मैं चला रेस्ट करने के लिए। चिढ़ते हुए हेटियांग बोल रहा होता है हमारे पास में बॉडीगार्ड का नंबर डबल कर दो और पूरे मैटर को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करो। जिसने भी ये किया है ना मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। वैसे सबसे पहले मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, इसलिए किक्की वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरी ना कुछ रिपकेज टूट गई है। आगे जो हमारा लुओ फेंग होता है वो रात में एक स्टॉल के ऊपर खाना खाने के लिए आ गया होता है। प्राइस को देखते हुए लुओ फेंग सोच रहा होता है आखिर ये शहर इतना महंगा कब से हो गया। तभी उसके पास में स्टॉल की ओनर आती है और उसे ऑर्डर लेके जाती है। अपने खर्चों के बारे में सोचते हुए लुओ फेंग सोच रहा होता है मेरे को कमाने का ना कोई जरिया ढूंढना होगा, वरना जल्दी मेरे पास में खाने के लिए पैसे और पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। तभी साइड में बैठे हुए दो और कस्टमर्स अपने खाने को फेंक देते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि उनके खाने के अंदर कॉकरोच था। स्टॉल की ओनर समझा रही होती है कि हमारा खाना ना बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर कॉकरोच होना तो पॉसिबल ही नहीं। फिर भी अगर आपको शक है ना तो कोई बात नहीं, खाना फ्री कर देती हूँ और आपको फ्री से सर्व कर देती हूँ। चिढ़ते हुए बंदे बोल रहे होते तो हमको झूठा बोल रही हो लड़की, हम लोग ना ऐसे ही नहीं मानने वाले, तुम्हें हम लोग को पे करना होगा और माफी मांगनी होगी, कम से कम 20,000 युआन तो देने ही होंगे। स्टॉल ओनर बोल रही होती है क्या 20,000 युआन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। तभी वो ठरकी बंदा बोल रहा होता है ठीक है नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर तुम हमारे साथ में एक रात रहती हो तो तुम्हारा 10,000 युआन कम हो सकता है। तभी वो स्टॉल ओनर बोल रही होती है मेरे को स्टार्टिंग से पता था ना कि तुम लोग ठग्स हो, जानबूझ के सब कुछ करो, मैं अभी कभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी वहाँ पे पड़े टेबल को किक मारते हुए बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्लैक फोर्स गैंग का मेंबर हूँ। अगर मैंने कहा कि मैंने कॉकरोच खाया है तो मैंने खाया है, तुम्हारे पास में कोई भी तरीका नहीं है मेरे को रॉन्ग प्रूव करने का। जैसे ही वहाँ पे सारे बंदे सुनते हैं कि वो ब्लैक फोर्स गैंग का मेंबर है, सारे के सारे बंदे वहाँ से उठ के भाग जाते हैं। ठरकी बंदा बोल रहा होता है प्रूव करो कि मैंने कॉकरोच नहीं खाया, या फिर एक अच्छी लड़की की तरह हम लोग के साथ में टाइम स्पेंड करो और पे करो। अपने खाने को रखते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है ये प्रूव करना कि तुम लोगों ने कॉकरोच खाया है कि नहीं बहुत ही आसान है। सच को तुम लोग के बकवास बातों की वजह से मेरी भूख मर गई है और अब मैं तुम लोग के ऊपर ना बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है। ठरकी बंदा बोल रहा होता है लड़के अपने काम से काम रख, अगर तूने फिर से बोला तो हम तेरे दांत तोड़ देंगे। वही गुस्से में लुओ फेंग बोल रहा होता है अगर तुमने यहाँ पे उल्टी कर दिया तो सारी की सारी रियलिटी सामने आ जाएगी। ठरकी बंदा बोल रहा होता है तुम कोई मसला हट के मसला आर्टिस्ट थोड़ी ना हो जो कि मेरे पेट पे मारते हुए मेरे को उल्टी करवा दोगे। अगर तुमने प्रूव कर दिया कि मैंने कॉकरोच नहीं खाया तो मैं वो खा लूंगा जो कि मैंने उगला है। तभी लुओ फेंग उस ठरकी बंदे को किक मारते हुए बोल रहा होता है अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। एक ही पंच के अंदर उसने जो भी कुछ खाया होता है वो सब कुछ उगल देता है। उस बंदे के सर के वो पाँव रखते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है सही से ढूंढो कि इसके अंदर कॉकरोच कहाँ है। वही ये देखने के बाद में कि एक यंगस्टर ब्लैक फोर्स गैंग के बंदों को मारा है, सभी की आंखें बाहर आ गई होती है। तभी जो दूसरा ब्लैक फोर्स गैंग का बंदा होता है वो भी लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक बटो किक मारते हुए लुओ फेंग उसको भी गिरा देता है और उन दोनों के सर के ऊपर पाँव रखते हुए बोल रहा होता है इस तरीके से कॉकरोच को ढूंढो। लुओ फेंग से मार खाने के बाद में वो दोनों बंदे भाग गए होते हैं। वही स्टोर ओनर बोल रही होती है यंग मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लुओ फेंग बोल रहा होता है शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, इन कमीनों की वजह से मेरी भूख मर गई। तभी स्टोर ओनर बोलती है मेरा नाम लेन है और आपने मेरी बहुत ही हेल्प करी है, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप कहीं और पर जाकर अच्छी तरीके से खाना खा लेना। तभी लुओ फेंग एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है अच्छा खाना खाने का क्या ही फायदा जबकि आज रात को मेरे को रोड पे सोना होगा। मैं इस शहर में नया आया हूँ और मैंने अभी तक अपने लिए रूम नहीं देखा, सच में मेरी किस्मत ना बहुत ही खराब है। तभी स्टोर ओनर बोलती है आप ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको एक कमरा ही चाहिए ना। तभी लुओ फेंग को पास ही के वॉल के ऊपर लगी हुई एडवर्टाइजमेंट दिखती है। स्टोर ओनर बोलती है एडवर्टाइजमेंट ना मेरे ही घर की है, आज ही मेरे घर की जो ट्रेंड लड़की थी ना उसने घर को खाली कर दिया है, तो आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। आगे वो लुओ फेंग को तो घर पे लेके आ गई होती है। लुओ फेंग को बताती है कि अभी तक इस घर में ना 2 लड़कियां रह रही थी और अभी वो सारी की सारी जा चुकी है, उनका सामान अभी पड़ा हुआ है तो आप बाहर वाले कमरे को ले सकते हो और आपको रेंट की भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड रेंट को देखते हैं, आज रात को आराम से रह लो, कल ना उनसे बात कर लेना।
वैसे इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपका नाम क्या है यंग मैन। तभी लुओ फेंग बोलता है मेरा नाम है लुओ फेंग। जाते हुए लैन बोल रही होती है मैं जा रही हूँ स्टॉल को संभालने के लिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे को कॉल कर देना। वहीं लेटे लेटे लुओ फेंग सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पे इसी वजह से रुक रहा क्योंकि ब्लैक फॉक्स बंदों को मैंने मारा है और वो पक्का से यहाँ पे आएंगे रिवेंज लेने के लिए। तो अगर मैं आसपास में नहीं हुआ तो इनके लिए खतरा हो सकता है। वैसे ये सच कही थी कि इस घर में लड़की रहती है, इतना साफ और इतनी शानदार स्मेल सिर्फ वो लड़कियों के घर से आ सकती है। वैसे जिन बंदों के साथ मेरी फाइट थी ना वो बहुत ही बेकार थी। मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो चुके हैं, मेरे को नहा लेना चाहिए। फिर जो हमारा लुओ फेंग होता है वो नहाने के लिए चला जाता है। वहीं से सेम टाइम पे हम देखते हैं इस घर की पुरानी ट्रेन इस घर के अंदर अटैक करती है। वो लड़की बोल रही होती है आज की पार्टी ना बहुत ही बेकार थी, मेरे कपड़ों के अंदर से बहुत ज्यादा अल्कोहल और सिगरेट की स्मेल आ रही है, मेरे को जाके नहा लेना चाहिए। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर एंटर करती है वो देखती है हमारे लुओ फेंग को जो कि नंगू पंगू नहा रहा होता है। शॉक्ड होते वो लड़की बोल रही होती है क्या लुओ फेंग तुम। वही लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस जून आप यहाँ पे, गुड इवनिंग मिस। तभी जो मिस जून होती है वो गेट को बंद करते हुए बोल रही होती है तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। फिर जैसे वो लोग लैन को कॉल करते तो बताती है कि सारी की सारी गलती उसकी है। उसके हस्बैंड ने उसको क्लियरली नहीं बताया था कि उस घर के अंदर जो 2 लड़के रही थी ना उसमें से सिर्फ वो सिर्फ एक ही ने खाली किया है, लेकिन लैन को लगा कि 2 लड़कियों ने रूम खाली कर दिया, इसी वजह से उसने लू फेंग को वहाँ पे रहने के लिए बोल दिया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ दोनों से माफी मांगने के लिए। फिर कॉल कट करने के बाद में लुओ फेंग बोल रहा होता है वैसे मिस जून मेरे को माफ करेगा, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा, यहाँ तक कि मैं तो अभी तक अपना लगेज भी यहाँ पे लेके नहीं आया। आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं जा रहा हूँ और मैं किसी को भी ना इस चीज के बारे में तो नहीं बताऊंगा। तभी मिस जून बोलती है 1 सेकंड रुको। उनके पाँव पकड़ते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे को पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरे पास में रहने के लिए घर नहीं है, अगर आप मेरे को बाहर निकाल देती हो ना तो मेरे को रोड पे सोना होगा, लेकिन आपने यहाँ पे मेरे को रोक के शो किया है कि आप दुनिया की सबसे काइंड इंसान हो। वही शर्माते हुए मिस जून बोल रही होती है तुम रुक सकते हो लेकिन एक कंडीशन पे, तुम आज के मर्डर के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और अगले महीने ना एक नेशनल इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, तुम्हें उसके अंदर ना मेरे साथ में पार्टिसिपेट करना होगा और हाँ जितना भी होगा। लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या सिर्फ वो सिर्फ इतनी सी बात, ये काम तो हो जाएगा, मेरे को लगा था कि आप मेरे हाथों के स्पेशल मसाज चाहती हो। मिस जून बोल रही होती है भले ही हम साथ में रह रहे लेकिन किसी को भी ना हम लोग के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। लुओ फेंग बोल रहा होता है तब तो किसी न किसी बहाने के बारे में सोचना होगा। फिर जैसे ही वहाँ पे मिस लेना आती है मिस जून को बता देती है कि वो दोनों कजिन्स है, इसी वजह से लू फेंग और मिस जून को साथ में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं। लैन बोल रही होती है चलो तो काफी अच्छी बात है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं आप दोनों को कल मेरे घर पे डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ, इसको आप एक अपॉलॉजी के तौर पे ले सकते हो। इससे पहले कि मिस जून मना करती लू फेंग फटाफट से हाँ बोल देता है। मिस लैन के वहाँ जाने के बाद में लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस जून एक बात ध्यान रखेगा, कभी भी जिंदगी में ना फ्री खाने को मना नहीं करते, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, कल हम साथ में चलेंगे डिनर करने। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बॉस वांग को जो कि अपने ब्रदर के पास में आ गया होता है। बॉस वांग बोल रहा होता है आज मेरे को स्कूल में बहुत ही बुली किया गया, हमारी हुआंग फैमिली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं बची स्कूल में, आपको मेरा रिवेंज लेना ही होगा। वही गुस्सा करते हुए बॉस बोल रहा होता है तो मुझे टैंक के बारे में बात कर रहे हो ना, जो कि उस गरीब सोल्जर का बेटा है और उसके साथ में एक नए स्टूडेंट ने मिलकर तुम्हें कचरे में फेंक दिया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। वहीं अगले दिन हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वीवी को लुओ फेंग को अपने बर्थडे में इनवाइट करना होता है, इसी वजह से वो लू में से रिक्वेस्ट कर रही होती है ताकि वो लुओ फेंग को इनवाइट कर दे। मेई बोल रही होती है मेरा बर्थडे नहीं है तो फिर मैं कैसे इनवाइट कर सकती हूँ, और आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, क्या तुम्हारा लुओ फेंग के ऊपर क्रश है क्या, जैंग फैमिली की प्रिंसेस रिजेक्ट होने से डर रही है। वीवी बोल रही होती है देखो फालतू बातें मत करो, मैं उससे बात कर सकती हूँ। फिर वो लुओ फेंग के पास में जाते हुए बोलती है अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे। हंसते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है हाँ जरूर, इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। वहीं वीवी ने लुओ फेंग को इनवाइट किया होता है, ये बात जान के पूरी की पूरी क्लास की जल गई होती है। क्लास में बैठे हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं हम भी तो क्लासमेट्स है, हम लोग को तो कभी इनवाइट नहीं करा, लेकिन इस नए लड़के के ऊपर कितना फेवर किया जा रहा है। वीवी सिर्फ और सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि हमारे कैंपस की नंबर 1 ब्यूटी है, और देखो उसको कैसे बंदे में इंटरेस्ट है, इसमें क्या ही खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हैंडसम है, पढ़ाई में अच्छा है, बहुत ही कूल है और तरीके से फाइट भी कर लेता है, इसको किसी से डर भी नहीं लगता, तो ये क्वालिटी कोई बड़ी क्वालिटी थोड़ी ना है, ज्यादा से ज्यादा ये बंदा अपनी लाइफ में गुंडा बन सकता है और कुछ भी नहीं। तभी लुओ फेंग के पास में आते हुए एक बुली बोल रहा होता है तुम्हें डीन हुआंग ने ऑफिस में बुलाया है, तुम्हारा दोस्त वो डरपोक टैंक भी ना तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रहा है। जब लुओ फेंग ऑफिस के अंदर जाता है तो वो देखता है टैंक को जो कि एक अजीब से पोजीशन में खड़ा होता है। तभी चिल्लाते हुए डीन बोल रहे होते हैं लड़के मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात के ऊपर ध्यान दो, क्या तुम ही लुओ फेंग हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है शायद से आपके चश्मे का नंबर कम हो गया है, इसी वजह से आपको दिख नहीं रहा कि मैं ही लुओ फेंग हूँ,
क्या हो, आपके पास में कोई काम था क्या जो कि आपने मेरे को बुलाया है? डीन बोल रहे होते, तुम लोगों ने स्कूल में क्या तबाही मचाई है ना, इसके बारे में सभी को पता है। हमारे स्कूल ने तुम दोनों के खिलाफ एक्शन लिया है। सबसे पहले 5000 वर्ड का ऐसे लिख के लाओ और अपने क्लासमेट हुआंग से माफी मांगो। तभी लुओ फेंग बोलता है, डीन आपका और हुआंग का सरनेम ना सेम है, इसका मतलब आप दोनों एक ही फैमिली से हो, इसी वजह से आप मेरे को हुआंग से माफी मांगने के लिए बोल रहे हो ना। चिढ़ते हुए डीन बोल रहे होते, लड़के तुम्हारी किस्मत ना काफी अच्छी है कि तुम्हारे अंकल जैंग हाइटियन ने ना तुम्हारी तरफ से बात करी है, वरना किसी को जान से मारने के इल्जाम में तुम जेल में होते। लुओ फेंग सोच रहा होता कि ये जैंग हाइटियन मेरा अंकल कब से बन गया, अगर वो मेरे को जेल जाने से बचा सकता है तो डीन से डरने की मेरे को क्या जरूरत है। मैं इस डीन हुआंग की बात को नहीं मानने वाला। फिर लुओ फेंग बोल रहा होता है, टैंग चलो क्लास का टाइम हो रहा है। ये डीन हुआंग तो फालतू बकवास कर रहा है, हम लोग की पढ़ाई को वेस्ट करेगा। डीन अगर तेरे को मेरे से दिक्कत है, फिर मेरे दोस्त से कोई दिक्कत है तो मेरे अंकल से बात कर लेना, बाबा मेरे को ऑफिस में पर्सनली बुलाने की जरूरत नहीं। चिल्लाते हुए डीन बोल रहे होते, मैं तो बात कर ही रहा था ना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऑर्डर को न मानने की। बाहर निकलते हुए टैंग बोल रहा होता है, लुओ फेंग तुम तो बहुत ही कूल हो, तुम्हें पता वो छोटू हुआंग है ना, डीन हुआंग उसके अंकल है, ये अपनी अथॉरिटी का फायदा उठा रहा था हम लोगों से रिवेंज लेने के लिए। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मैंने इस चीज को नोटिस कर लिया था। वह तुमसे एक बात पूछूं, आखिर तुम्हें हुआंग फैमिली से इतनी नफरत क्यों है? पक्का तुम्हारी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी हुआंग फैमिली को लेके, क्योंकि तुम्हारी जो हुआंग फैमिली को लेके नफरत है ना वो काफी ज्यादा है। टैंग बोल रहा होता है, उन लोगों ने जो मेरे साथ में किया है ना, मेरी नफरत उन लोगों के लिए कभी भी खत्म नहीं होगी। हालांकि मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ सकूं। लुओ फेंग बोल रहा होता है, अगर हुआंग फैमिली और जैंग फैमिली आमने सामने होगी तो फिर आखिर दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होगा? टैंग बोल रहा होता है, हुआंग फैमिली ना जैंग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंकल इस पूरे रीजन के ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेसमैन है, तुम्हें तो किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं। लुओ फेंग बोल रहा होता है, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम देखते हैं टैंग और लुओ फेंग स्कूल के बाहर आगे होते हैं। टैंग लुओ फेंग को अपने घर पे डिनर के ऊपर इनवाइट करता है और जैसा कि हम लोग को पता है लुओ फेंग कभी भी फ्री खाने को मना नहीं करता, इसी वजह से वो उसके घर पे जाने के लिए हाँ बोल देता है। जब वो लोग जा ही रहे होते तभी उन लोगों को हुआंग रोकते हुए बोल रहा होता है, वहीं पे खड़े हो जाओ, आज तुम लोग का इस अर्थ पे आखिरी दिन है। मैं अपने बता हुआंग ताओ के बेस्ट फाइटर मा जेंगा पे लेकर आया हूँ फाइट करने के लिए, ये तुम दोनों का कीमा बना देगा। वहीं हुआंग टाओ और मा जेंग का नाम सुनते हुए टैंग काफी गुस्सा हो गया होता है। लुओ फेंग नोटिस कर लेता है कि टैंग की इन लोगों के साथ में कुछ तो हिस्ट्री है। टैंग बोल रहा होता है, ये कमीना हुआंग टियानी हुआंग टाओ का हाफ ब्रदर है और इनका जो फादर है हुआंग टियांग होंग वो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, इसके भाई और इसके डैड ने मेरे मॉम के कातिल है। उन कमीनों ने मेरे मॉम को मारा, यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरे डैड के पाँव भी तोड़ दिए और उस दिन सब कुछ करने वालों में मा जेंग भी शामिल था। हंसते हुए हुआंग टियानी बोल रहा होता है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो फिर आके तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मेरे भाई और मेरे डैड ने जो भी कुछ किया ना वो बिल्कुल सही करा। टैंग को गुस्सा करते हुए देख के लुओ फेंग उसको शांत कराता है और लुओ फेंग बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग हमसे क्या लेने के लिए आए हो? टियानी बोल रहा होता है, हम लोग टैंग के बाप की तरह ना तुम लोग को भी कृपा करने के लिए आए हैं, अब तुम लोगों की पूरी जिंदगी व्हील चेयर के वो बीतेगी। लेकिन तभी लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए हुआंग को गले से उठा लेता है, जो कि देखते हुए हुआंग के सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लुओ फेंग हुआंग को एक सील की तरह यूज करते हुए सारे के सारे अटैक को हुआंग के ऊपर ले लेता है। हुआंग और अपने लोगों को ऐसे मार खाते हुए देख के मा जेंग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। मा जेंग बोल रहा होता है, अब तुम्हें पड़ेगा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच। लेकिन इससे पहले कि उसका पंच लुओ फेंग को पड़ता, लुओ फेंग का पांव उसके बॉस को क्रैक कर देता है और मा जेंग द ग्रेट फाइटर वहीं पर डाउन हो जाता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पंच जरूर था, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉस नहीं थे, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ पांव लगाने से टूट गए। वहीं लुओ फेंग के इन सारे खतरनाक तरीकों को देखते हुए बाकी सारे बंदों ने चड्डी गिरी कर दी होती है। उन लोगों को समझ में आ गया होता है कि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। वहीं दूसरी तरफ मा जेंग दर्द में रो रहा होता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, तुम्हारे गैंग का नाम तो इतना कूल है, लेकिन तुम्हारे फाइटर्स ना बड़े ही वीक है। तभी जो मा जेंग होता है वो लुओ फेंग के ऊपर नाइफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लुओ फेंग टियानी का सर मा जेंग में लगा देता है और नाइफ को अपने हाथों में लेते हुए मा जेंग के ऊपर नाइफ से कट लगाना स्टार्ट कर देता है। जब मा जेंग अपने आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी के ऊपर तो कोई भी कट नहीं आया होता, लेकिन वो देखता है कि उसकी पैंट से लेकर चड्डी यहाँ तक की अंदर तक की चीजें फट गई होती है। लुओ फेंग उसको वार्निंग देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से गैंग से बिलोंग करते हो, अगली बार अगर मेरे सामने आए ना तो मैं घसीट घसीट के मारूंगा। फिर वो सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। टैंग बोल रहा होता है, लुओ फेंग अब तुम खतरे में हो, तुमने ब्लैक फॉक्स गैंग और हुआंग फैमिली दोनों को ऑफेंड कर दिया है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, ये मेरे लिए खतरा नहीं है बल्कि मैं इन लोगों के लिए खतरा हूँ। वैसे भी तुम खाने की बात कर रहे थे ना, आखिर लोग की फालतू बातें लेके क्यों बैठ गए? आगे वो लोग टैंक के घर पे आगे होते हैं। जैसे ही लुओ फेंग उसके घर पे आता है वो देखते हैं सोफे के ऊपर टैंक के डैड को, जो कि पी के सो रहे होते हैं। अपने डैड को कमर उड़ाते हुए टैंक बोल रहा होता है, मेरे डैड ना रोज ही ड्रिंक करते और सो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी दारूड़ों की तरह है।
ये घर को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं। तभी लुओ फेंग साइड में एक मिलिट्री की तस्वीर को देखता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारे डैड एक सोल्जर रह चुके हैं, लेकिन अब इनकी पहचान एक दारूड़ी और बेसहारा बन के रह चुकी है। शायद से खुद ही भूल चुके हैं कि आखिर कौन हुआ करते थे। लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे और हुआंग फैमिली के बीच में क्या हुआ था ना सब कुछ जानना है। फिर जो टैंग होता है वो लुओ फेंग को लेके घर के बाहर आ गया होता है। टैंग बोल रहा होता है क्या तुम उस कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहे हो, वहाँ पे पहले मेरा घर हुआ करता था और मेरी फैमिली ना वहीं पर आ करती थी। उस कमीने हुआंग ताइहोंग ने इस पूरी प्रॉपर्टी को ना धोखे में बहुत ही सस्ते में खरीद लिया। इसी वजह से उस जमीन के ऊपर जितने भी लोगों का घर था ना उन सभी लोगों ने फाइट बैक करा, लेकिन जिस हाथ लोग फाइट करे थे ना उस हाथ हमारे काफी सारे लोग मारे गए। लुओ फेंग बोल रहा होता और उन मरने वाले लोगों में से एक तुम्हारी मॉम भी थी ना। रोते हुए टैंग बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अफसोस की बात तो ये है कि मेरी मॉम भी मरने वाले लोगों में से एक थी। मेरे डैड भी उस वक्त प्रेजेंट थे, इसी वजह से इन्होंने भी फाइट बैक करा और इनके एक पाँव को तोड़ दिया गया क्योंकि हुआंग फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा बैकअप है। इसी वजह से उन लोगों ने बाल को दबा दिया। और तुम्हें पता है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड हुआंग ताओ था। उसी ने कहा था कि अगर हम लोगों को मरवाएंगे तो सारे के सारे लोग पीछे हट जाएंगे। जब वो लोग घर के अंदर फिर से एंटर करते हैं तो टैंग के डैड जागे होते हैं। टैंग के डैड टैंग से पूछते हैं टैंग ये तुम्हारा दोस्त है? तभी टैंग बोलते हैं हाँ डैडी मेरा दोस्त है। फिर वो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बात लगाता है। अपनी जैकेट को उतारते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है अंकल मेरा नाम लुओ फेंग है, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं एक रिटायर्ड सोल्जर के साथ में थोड़ी देर के लिए फाइट कर सकूँ। तभी टैंक के फादर बोलते हैं बच्चे तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं तो एक बेसहारा इंसान हूँ, आखिर मैं कहा तुम्हें जवान इंसान के साथ में फाइट करूंगा, पीने और सोने के अलावा मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता। तभी लुओ फेंग बोल रहा होता है अंकल आपकी तस्वीर बता रही थी कि आप साफ नाइट के 70 स्क्वाड के मेंबर रह चुके हो और इतनी कमाल के स्क्वाड से बिलोंग होने के बावजूद आप बोल रहे हो कि आपके अंदर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। एक सोल्जर के तौर पे आपकी डिग्निटी कहाँ चली गई? लुओ फेंग की बातों को सुनते हुए अंकल टैंग चीयर हो जाते हैं और वो दोनों ही आपस में स्पारिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब टैंग घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि अंकल टैंग और लुओ फेंग थके बैठे होते हैं। टैंग नोटिस करता है कि उसके फादर बहुत ही थके हुए हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद वो फिर से खुल के मुस्कुरा रहे हैं। टैंग के फादर उसको बोलते हैं कुछ अच्छा बनाओ, आज तुम्हारे दोस्त के साथ मिलकर मैं भी ड्रिंक करूंगा और बातें करेंगे। तभी अंकल टैंग लुओ फेंग को बोलते हैं तुमने इस फाइट में बहुत ही होल्ड बैक करा ना, क्या तुम्हें मेरी तरह साफ नए स्क्वाड के अंदर काम कर चुके हो क्या? लुओ फेंग बोल रहा होता है नहीं मैं उस स्क्वाड से नहीं था। अंकल टैंग बोल रहे होते तो फिर क्या तुम साफ स्क्वाड से थे क्या? लुओ फेंग बोल रहा होता है नहीं उससे भी नहीं। फिर अंकल टैंग काफी देर तक गैस करते हैं लेकिन लुओ फेंग उनको मना कर देता है। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं मैंने सारे एलाइट स्क्वाड का नाम ले लिया है और तुमने कहा कि तुम इनमें से किसी भी बिलोंग नहीं करते, तो फिर क्या तुम पूरी कंट्री के सबसे एलाइट स्क्वाड वानजिंग स्क्वाड से बिलोंग करते हो क्या? लुओ फेंग बोल रहा होता है हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं कुछ महीनों तक ना उस स्क्वाड में काम कर रहा था। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं मैंने जिंदगी में मेहनत करी लेकिन मैं फिर भी साफ स्क्वाड तक नहीं पहुंच पाया और तुम इतनी कम एज में ऐसे एलाइट स्क्वाड के साथ में काम कर चुके हो। लुओ फेंग सोच रहा होता है मैं इनको क्या बताऊँ कि मैं इससे ही बड़े स्क्वाड के साथ में काम कर चुका हूँ। अगर मैं इनको बता दूंगा ना कि आखिर मैं हूँ कौन तो पक्का से इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ये मेरे दोस्त के डैड है इसी वजह से मुझे इनको नहीं मारना। फिर लुओ फेंग बोल रहा होता है अंकल मेरे को ना टैंग साहब की फैमिली के साथ में क्या हुआ उसके बारे में पता चला, क्या आप सच में हार मान चुके हो? आपको अपनी वाइफ की मौत का बदला नहीं लेना? अंकल टैंग बोल रहे होते हैं हाँ लेना तो है लेकिन आखिर मैं क्या करूं, मैं जो भी कुछ कर सकता था ना मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हुआंग फैमिली के ताकत के सामने मैं हर बार फेल हुआ हूँ। लुओ फेंग बोल रहा होते हैं हुआंग फैमिली वाले मेरे भी दुश्मन है, इसी वजह से मेरे को भी उनको बर्बाद करना है, भले ही आप अकेले फेल हो गए हो लेकिन मेरे साथ मिलकर ना फेल नहीं होगे। खुश होते हुए अंकल टैंग बोल रहे होते हैं क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है क्या? लुओ फेंग बोल रहा होता है हाँ एक बहुत ही शानदार प्लान है, पर सिर्फ फोर्स से काम नहीं होगा, हम लोग को एविडेंस भी चाहिए ताकि हम लोग हुआंग फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर सके। अंकल टैंग बोल रहे होते तुम्हें जितने भी टाइम के एविडेंस और प्रूफ चाहिए ना मेरे पास में सब कुछ है, मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था लेकिन मैं सिर्फ पावर की वजह से ना उन लोगों से हार गया, पर क्योंकि तुमने वांगजन स्क्वाड के साथ में काम किया है इसी वजह से मैं तुम्हारे भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हारे पास में पक्का से ऐसे कनेक्शन हो गए, उतनी पावर होगी ना कि तुम उनको डिस्ट्रॉय कर दो। वही टैंग उन लोगों को ऐसे बातें करते हुए देख के सोच रहा होता है आखिर इन लोगों को क्या हो गया। रात को हम देखते हैं लुओ फेंग से मिलने के लिए मिस्टर झेंग आते हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि आप मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हो, मैं जहाँ भी आता हूँ आप मेरे को हमें मिल जाते हो। तभी अंकल झेंग बोलते हैं गाड़ी में आओ। लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ आपके ऐसा मल्टी बिलियनर मेरे से हाई स्कूल स्टूडेंट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अगर पापाराजी ने आपको मेरे साथ में देख लिया ना तो उन लोगों को लगेगा कि मैं आपका कोई हिडन सन हूँ। मिस्टर झेंग बोल रहे होते मेरे को तुम्हें शुक्रिया बोला था मेरी जान को बचाने के लिए और मेरे को तुमसे एक और फेवर चाहिए,
क्या तुम मेरी बेटी के पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पे काम करोगे? पहले जो हमारा लुओ फेंग होता है वो पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए मना करता है, लेकिन तभी ज़ेंग हाओटिन बताते हैं कि उसको सिर्फ बर्थडे पार्टी वाले दिन ही बॉडीगार्ड बनना है और उसके लिए वो उसको पूरे के पूरे 10,000 युआन पे करते हैं। हमारा बेचारा गरीब लुओ फेंग पैसे की कमी होने की वजह से काम को सेट कर लेता है, क्योंकि अब ये पैसे उसे अगले कुछ महीने तक रेंट भरने में काम आएंगे। जब वो घर पे आता है तो वो देखता है मिस जून को, जो कि चाइनीज ट्रेडिशनल तरीके से चाय बना रही होती है। तभी वो उनके पास में आते हुए बोल रहा होता है आपको इन चीजों का भी शौक है। फिर वो एक कप उठाते हुए चाय को पीने लगता है। चिढ़ते हुए मिस जून बोल रही होती है मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था। तभी लुओ फेंग को बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे अकेली रहती हो और आपने 2 कप चाय बनाई थी, तो बताओ कि अगर वो 1 कप मेरे नहीं था तो किसके लिए था? ऊपर से आपने इसको परफेक्ट बनाया भी नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक परफेक्ट चाय कैसे लगती है। फिर वो अपने बहुत ही कमाल की स्किल्स का यूज करते हुए चाय बनाता है। एक शिप लेने के बाद में मिस जून को पता चलता है कि आखिर अच्छी चाय और उनकी चाय में क्या अंतर था। मिस जून बोल रही होती है सच में तुम ना मास्टर लेवल के चाय बनाते हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं चाय बनाने में मास्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप एक्टिंग करने में ना प्रॉपर मास्टर हो। अपने दिमाग में 1000 चीजें लेने के बावजूद ये सब कुछ छुपाए कैसे बैठी हो? हालांकि अगर आपको मेरे को नहीं बताना तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए मैं हूँ तो एक स्ट्रेंजर ही ना। तभी मिस जून बोल रही होती है लुओ फेंग 1 सेकंड रुको, मेरे को ना कल रात को तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या मैं सिर्फ कल रात के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ क्या? लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या आपके कहने का क्या मतलब है? वैसे मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपका मेरा गर्लफ्रेंड होना ना इतना अच्छा नहीं लगेगा। मिस जून बोल रही होती है तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ कल रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है। ये सब कुछ हम इसी वजह से कर रहे हैं ताकि मैं एक बंदे को मना कर सकूं और उस बंदे को बुरा भी लगे। अगले दिन हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि रनिंग करते हुए सब कुछ सोच रहा होता है। लुओ फेंग सोच रहा होता है मेरे को एक सील के तौर पे यूज किया जा रहा है। तभी वो साइड में देखता है 2 बंदों को, जो कि गौर से उसका बच्चा छीन के भाग रहे होते हैं। लुओ फेंग देखता है कि उन लोगों तक पहुंचने में ना बीच में एक बड़ी सी रिवर आ रही है। फिर वो एक बहुत ही लंबी जंप लगाते हुए रिवर को पार कर जाता है। वहीं उसको सब कुछ करते हुए एक बंदा देख लेता है, जो कि बोल रहा होता है मास्टर जून आपको पता है मैंने ना एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। तकरीबन 10 मीटर चौड़ी रिवर को ना एक बंदे ने जंप करके पार कर लिया। तभी शॉक्ड होते हुए मिस्टर जून बोल रहे होते हैं क्या 10 मीटर लंबी जंप लगा दी? तभी लुओ फेंग उन बंदों के पास में आते हुए टकले बंदे को नॉक कर देता है। परेशान होते हुए दूसरा किडनैपर बोल रहा होता है अपने काम से काम रखना लड़के। तभी लुओ फेंग उस बंदे को घूरते हुए अपनी हाकी पाव को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो बंदा चाह के अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता। वही कार में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है कि तुम रुक क्यों गए, फटाफट से आओ ना, हम लोग को चलना है। लेकिन तभी लुओ फेंग कार के अंदर बैठे हुए बंदे को कार के साथ ही एक ही पंच में नॉक कर देता है। लुओ फेंग का जो किक का फोर्स होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जो कार होती है वो भी डिस्टर्ब हो गई होती है। वही वो बंदा अभी तक अपने घुटनों में बैठ के कांप ही रहा होता है। जब मास्टर जून उनका बंदा वहाँ पे आता है तब एक लेडी बताती है कि सिर्फ से एक सिंगल बंदे ने ना इन लोगों की हेल्प कर दी। मास्टर जून का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि वो बंदा कहाँ गया। लेडी बोल रही होती है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरे बच्चे को वापस करने के बाद वहाँ से चला गया। वही वहाँ पे वो डिसीजन को देखते हुए मास्टर जून बोल रहे होते पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि इस लेवल के डिसीजन कर सकता है। अफसोस की बात तो ये है कि हम इतने शर्मिंदा है कि हम उसे आंख नहीं मिला सकते। अगले दिन अब लुओ फेंग स्कूल जाता है, तब टैंग उसको बताता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरा डैड काफी तक खुश रहने लग गए हैं। उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है और अब वो ना इस तरीके से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें को ट्रीट देनी होगी। तभी मिस जून बोल रही होती है लुओ फेंग और टैंग तुम लोग बातें मत करो। लेकिन तभी लुओ फेंग मिस जून को आंख मारता है, जिसको देख के मिस जून ब्लश करने लगती है। टैंग बोल रहा होता है ब्रदर तुम तो कमाल के निकले, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कि तुम मिस जून को आंख मार रहे हो। पर अफसोस की बात तो ये है कि सिटी का हर एक दूसरा बंदा इनको पाने के लिए इनके पीछे पड़ा हुआ है। तुम तो लाइन में बहुत ही पीछे लगोगे ब्रदर। लुओ फेंग सोच रहा होता है लाइन में लगने की क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी मेरी है। भले ही मेरे को सील के तौर पे यूज कर रही है तो भी इसे क्या हुआ, मैं बन तो इनका बॉयफ्रेंड ही रहा हूँ ना। आगे जब लुओ फेंग घर जाता है तब मिस जून को कपड़े दे देती है पहनने के लिए और बोलती है जाओ जाके फटाफट से चेंज करके आओ। चेंज करके आने के बाद में लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस जून मानना पड़ेगा, आपने उस दिन मेरी बॉडी को ना काफी सही तरीके से देखा था, आपके लाए हुए कपड़े तो मेरे को बिल्कुल एकदम फिट हुए। वही शर्माते हुए मिस जून बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, याद रखना तुम्हें ऐसे शो करना है कि तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए बंदे हो जिसने खुद ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी को क्रिएट किया है और तुम $1 मिलियन के मालिक हो। मैं जा रही हूँ चेंज करके आने के लिए, तुम 2 मिनट के लिए रुको। आगे पूरे 2 घंटे बाद में मिस जून चेंज करके आती है। उनको इतना टाइम लगा होता है कि लुओ फेंग ने इसके बीच में एक नैप भी ले लिया होता है। मिस जून बोल रही होती है मेरे को मेकअप में थोड़ा टाइम लग गया, चलो अब चलते हैं। बाहर आने के बाद में लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं कैब बुक कर लेता हूँ। मिस जून बोल रही होती है नहीं से कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल गए तुम $1 मिलियन के मालिक हो।
तो तुम्हारे पास में तो खुद की कार होनी चाहिए ना, ये देखो तुम्हारी खुद की कार। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मिस जून तो कमाल की निकली, आपने एक रेंटेड लग्जरी कार को बुक कर दिया। लगता है कि इस बंदे को मना करना है ना, आप उससे बहुत ही नफरत करती हो, इसी वजह से आप इतना पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हो। मिस जून बोल रही होती है, तुम ड्राइव तो कर लोगे ना। लुओ फेंग बोल रहा होता है, कार तो क्या ही चीज है, अगर आप मेरे को प्लेन में चलाने के लिए दोगे ना तो भी मैं चला लूंगा। गाड़ी में बैठते हुए मिस जून बोल रही होती है, वहाँ पे तुम सभी के सामने मेरे को मिस जून मत बोलना, तुम मेरे को मैंग मैंग बुला सकते हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है, अब तो मेरे को बता दीजिए कि आपको ऐसे भी कौन से बंदे से नफरत है जो कि आप उस बंदे को रिजेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही हो। मिस जून बोल रही होती है, हम मेरे फियोंसे से मिलने के लिए जा रहे हैं, मेरे मॉम डैड ने कमीने प्लेबॉय को ना मेरा फियोंसे बना दिया था। लुओ फेंग बोल रहा होता है, अगर वो अमीर है तो इसमें क्या ही दिक्कत है। मिस जून बोल रही होती है, बहुत ही दिक्कत है, मुझे उस बंदे से नफरत है। फिर वो लोग पोर्ट पे आ गए होते हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है, आपके फियोंसे ने ऐसी क्रूज शिप बुक कर रखी है, यही दिखाता है कि आखिर वो कितना अमीर है। तभी वहाँ पे खड़े वेटर पूछ रहे होते हैं, मिस जून आखिर आपके साथ में ये जेंटलमैन कौन है। तभी जून शिप के ऊपर जाते हुए बोल रही होती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्रूज शिप के ऊपर वॉक करते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है, आपका बॉयफ्रेंड सितु फैमिली का मेंबर है, वो तो कैपिटल की बहुत ही पावरफुल फैमिली है ना, क्या हो वो लोग मेरे से रिवेंज लेने के लिए मेरे को बस के नीचे फिकवा दे तो। मिस जून बोल रही होती है, आखिर तुम्हें सितु फैमिली के बारे में कैसे पता। लुओ फेंग बोल रहा होता है, हमारी बिल्डिंग के नीचे एक ग्रोसरी शॉप वाले अंकल है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तभी वहाँ पे मिस जून का फियोंसे उनके लिए बुके लेकर आता है। जून बोल रही होती है, तुम मेरे लिए फ्लैश लेके आए हो, लेकिन मेरे को फ्लैश नहीं पसंद। तभी वो फियोंसे फ्लैश को फेंकते हुए बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, अब से मेरे को फ्लैश नहीं पसंद। वैसे आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही कमाल का डिनर अरेंज करवाया है, तुम चलो मेरे साथ में। इससे पहले कि मिस जून मना करती, लुओ फेंग बोल रहा होता है, फ्री के खाने को मना नहीं करते। तभी मिस जून लुओ फेंग की बात को मानते हुए हाँ बोल देती है। चिढ़ते हुए फियोंसे बोल रहा होता है, कमीने कहीं क्या कि तू है कौन, और तूने कब से मेरी मैंग मैंग का हाथ क्यों पकड़ रखा है। मेरा नाम सीतू मिंगजी है, याद रखना अगर तू मैंग मैंग के पास में आया तो मैं तेरी जड्डी बुका दूंगा। लेकिन तभी हमारा लुओ फेंग सीतू के हाथ को पकड़ लेता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, कमीने कहीं कि तूने अभी जो भी कुछ बोला ना उसको वापस ले, वरना तू तो क्या तेरा भाई सीतू मैंग फेंग मीना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। डरते हुए मिंगजी बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मुझे मेरे अपार्टमेंट के नीचे ग्रोसरी स्टोर वाले अंकल है ना, उन्होंने सब कुछ बताया है, अगर तुझे तेरी जिंदगी से प्यार है तो फटाफट से माफी मांग। अभी लुओ फेंग वहाँ पे सीतू मिंगजी को सबक सिखाई रहा होता है। तभी वहाँ पे मास्टर जून आ जाते हैं, जो कि मिंगजी को बोलते तुम्हें लुओ फेंग से माफी मांग लेनी चाहिए, अगर तुम्हारे भाई सीतू मैंग फेंग की बात नहीं होती ना तो अभी तक तुम इनके हाथों मारे गए होते। मिस जून बोल रही होती है, ग्रैंडपा आप यहाँ पे। वही लुओ फेंग सोच रहा होता है, मास्टर किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मास्टर जून बोल रहे होते, मैं तो यहाँ पे अपने ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। आखिर तुम कैसे हो लुओ फेंग। मिस जून पूछती है, आखिर आप एक दूसरे को क्या जानते हो। मास्टर जून बोल रहे होते, हम लोगों ने दूसरे के साथ में काम कर रखा है। लुओ फेंग तुम्हें ढूंढते हुए पूरे के पूरे 2 साल हो चुके हैं, अब जाके तुम हमको फिर से मिले हो। लुओ फेंग चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो, फिर से धोखा देने के लिए। तुम्हें मेरे को नहीं बल्कि उस बॉडी को ढूंढना चाहिए था जो कि क्लिफ से नीचे गिर के मारी गई। मास्टर जून बोल रहे होते, हमने ढूंढा था, एक बार नहीं बल्कि कई बार ढूंढा, लेकिन हम लोगों को ना वहाँ पे कोई बॉडी नहीं मिली। लुओ फेंग बोल रहा होते, उस क्लिफ के नीचे काफी सारे वाइल्ड बीस्ट रहते हैं, उनमें से किसी ने भी उसको खा लिया होगा। मिस जून बोल रही होती है, आखिर आप दोनों क्या बात कर रहे हो, मेरे को कोई भी समझ में नहीं आ रहा। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मेरे को माफ करेगा मिस जून, लेकिन मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मास्टर जून बोल रहे होते, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी टीम के ना सारे मेंबर चले गए, हमारे पास हमारे टॉप 20 नहीं बचे, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो कि सभी का भला करने के लिए बैठा हूँ, अब मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल बच्चा हूँ, तो इसी वजह से मेरे को फिर से मत ढूंढिएगा। तभी लुओ फेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए मास्टर जून का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, तुमसे बात कर रहे हैं और तुम उनको इग्नोर करके जा रहे हो। तभी लुओ फेंग उस बंदे को उठा के पटक देता है। जब वो बंदा लुओ फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी लुओ फेंग उसको पंच मारते हुए आगे निकल जाता है। मास्टर जून बोल रहे होते, जियान टाओ उस बंदे से मत भिड़ो, अगर तुम 10 जन्म भी ले लोगे ना तो भी तुम उस बंदे की बराबरी नहीं कर पाओगे। जुआन युआन लिस्ट जो कि 100 कंट्री को मिला के बनाई गई एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर वर्ल्ड के टॉप किलर्स और सोल्जर्स का नाम लिस्टेड है। उस लिस्ट के अंदर ना ये अनबिटेबल रैंक 1 था, ये था द डीमन किंग लुओ फेंग। वही जो हमारा लुओ फेंग होता है वो एक क्लब में आके ड्रिंक कर रहा होता है, उसको अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ रही होती है कि वो कैसे अपनी जान को बताते बताते अपने साथी के साथ में क्लिफ पे पहुंचा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लुओ फेंग की जान बचाने के लिए उसके साथी लड़की क्लिफ से कूद गई और हमारा लुओ फेंग कुछ भी नहीं कर पाया। प्रेजेंट में वो सब कुछ याद करके उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी एक लड़की लुओ फेंग से टकरा जाती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग के हाथ का उसके पैंट पे गिर जाता है। इससे पहले कि लुओ फेंग कुछ भी गुस्से में बोलता, वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही पिटी सी लड़की खड़ी होती है। इसी वजह से वो 2 मिनट में अपने गुस्से को शांत करते हुए खुश हो जाता है।
लुओ फेंग बोल रहा होता है ब्यूटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी जो वो लड़की होती है वो लुओ फेंग के पाँव के नीचे छुपने लगती है। लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो, अभी तक तो हम लोगों ने बात तक नहीं करी और क्या बात करने से पहले आप यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हो। तभी वो लड़की बोल रही होती है प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे छुप रही हूँ, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे छुपने में हेल्प कर दो। तभी साइड में हम देखते हैं गैंगस्टर बॉस को जो कि चिढ़ते हुए बोल रहा होता है आखिर वो लड़की कहाँ चली गई, वो लड़की आज बच के यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए। उन सभी के वहाँ जाने के बाद में लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस वो सभी लोग चले गए, देखो अगर तुम अभी भी नीचे बैठना तो कोई बात नहीं तुम बैठ सकती हो, बस बात यह है कि मेरे ना खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तभी बाहर निकलते हुए लड़की बोल रही होती है माफ करना मेरी वजह से तुम्हारी पेन खराब हो गई। लुओ फेंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेरे को खुद से लड़कियों की हेल्प करने का शौक है। जैसे ही वो लड़की वहाँ से बात जाते है उसको वो गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं। उनका बॉस ड्रैगन बोल रहा होता है चल फटाफट से वो वीडियो निकाल। वही ड्रैगन का साथी बोल रहा होता है मैं तो बोल रहा हूँ कि इसे कपड़े उतार के चेक करते हैं, पक्का से इसने अपने कपड़ों के अंदर उस वीडियो को छुपा रखा होगा। तभी वो लड़की लुओ फेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रही होती है प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो गैंगस्टर्स को खींच वहाँ से लेके चले जाते हैं। लुओ फेंग के पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है हेल्प करने के बारे में सोचना ही मत वरना फालतू में ही तू दिक्कत में फंस जाएगा लड़के, वैसे भी हम लोग ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदे हैं तो शायद ही हम लोगों से पंगा लेना चाहेगा। तभी लुओ फेंग उस बंदे का सर पकड़ते उसको पटकना स्टार्ट कर देता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है घटिया ब्लैक फॉक्स वालों तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ऐसे तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन क्योंकि तुम लोग ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदे हो इसी वजह से अब तुम नहीं बचने वाले। तभी बॉस ड्रैगन बोल रहा होता है लड़के आखिर तू कौन सी गैंग से है और आखिर यहाँ पे बिना फालतू की दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहा है, तुझे पता है कि ये बार किसका है जहाँ पे तू दिक्कतें खड़ी कर रहा है। वही साइड में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं बॉस ड्रैगन के बार में दिक्कतें खड़ी करना सच में ना बहुत ही हिम्मत वाला काम है। ब्लैक फॉक्स गैंग के 4 मैन कैप्टन में से एक है और साथ ही एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है, इन लोगों से पंगा लेना और मरना दोनों एक ही बात है। बॉस ड्रैगन बोल रहा होता है देखो एक कस्टमर के लिए मैंने आज तक दिक्कतें खड़ी नहीं करी और ना ही करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम दिक्कतें खड़ी करोगे ना तो मैं चुपचाप तो नहीं बैठूंगा। लड़के मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। लुओ फेंग बोल रहा होता है नाम जाने क्या करोगे, तुम मेरे को डैड बुला सकते हो, देखो तुम इस लड़की को लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ये लड़की आज रात के लिए मेरी है और तुम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो ना वो वीडियो भी मेरे पास है, तो अगर तुम लोगों को कपड़े उतारने हैं तो मेरे उतारो, मैं तुम लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा, वीडियो भी और बाकी माल भी। तभी बॉस ड्रैगन के बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी लुओ फेंग अपने हाकी पावर का यूज करते उन लोगों को वे जवा देता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है तुम्हारे बंदे आगे नहीं बढ़ रहे, क्या तुम लोगों के अंदर सिर्फ लड़कियों को चेक करने की हिम्मत है, मेरे को नहीं। अगर तुम लोग मेरे को चेक करने की हिम्मत नहीं रखते तो तुम खुद को गैंग का बंदा कैसे बोल सकते हो। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।